दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल परीक्षा पंडित। आज शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। BSCD 8581 मॉक प्रैक्टिस सेट का ऑडियो डिस्कशन फॉर्मेट लॉन्च हो गया है। इसमें आपको मिलेगा 51 टेस्ट का ऑडियो डिस्कशन फॉर्मेट में सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट बुक्स PDF, प्रिंटेबल HD PDF विदाउट वाटरमार्क, डेली ट्रैकर शीट और कम समय में ज्यादा आउटपुट के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं होंगे, डिस्कशन फॉर्मेट में समझाए भी जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आइए आज के टॉपिक पर आते हैं, जो है डीसी मोटर। कभी सोचा है कि भारी भरकम क्रेन्स या ट्रेन इंजन्स आखिर कैसे काम करते हैं? हाँ, देखो, इनमें मोटर्स होती हैं, राइट। पर एक बेसिक डाउट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डीसी मोटर एग्जैक्टली करती क्या है? देखो, इसका मूल काम बहुत सिंपल है। ये वैद्युतिक ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। हम इसको करंट देते हैं और ये उसके बदले हमें घूमने वाली पावर देती है। अच्छा, पर एक रुकी हुई तार अचानक से घूमने कैसे लगती है? एग्जाम में इसका प्रिंसिपल अक्सर पूछते हैं। वही तो मैजिक है। इसके पीछे विद्युत चुंबकीय खींचाव या जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग कहते हैं, वो सिद्धांत काम करता है। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उस पर एक फोर्स लगता है, टॉर्क, यानी एक घुमाव बल। तो क्या मोटर किसी भी रैंडम डायरेक्शन में घूम सकती है? नहीं, इसकी दिशा तय करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। इसे याद रखने की एक बहुत बढ़िया ट्रिक है मेरे पास। ओह वाओ, ट्रिक क्या है? क्योंकि ये रूल एग्जाम में सच में बहुत कंफ्यूज करता है। ट्रिक है, फादर, मदर, चाइल्ड। अपने बाईं हाथ की उंगलियों को फैलाओ। अंगूठा यानी थंब हुआ फादर, जो फोर्स की दिशा बताएगा कि मोटर किस तरफ भागेगी। अच्छा, अंगूठा फोर्स हो गया। और इंडेक्स फिंगर? इंडेक्स फिंगर हुई मदर, जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है। और मिडिल फिंगर हुई चाइल्ड, जो करंट की दिशा बताती है। फोर्स, फील्ड, करंट। इस एक छोटे से रूल से पूरी मोटर का मैकेनिकल ब्लूप्रिंट तय हो जाता है। ये तो काफी आसान हो गया याद रखना। अब थोड़ा मोटर के अंदर के पार्ट्स पर आते हैं, जहां से मोस्टली डिटेल सवाल आते हैं। स्टेटर और रोटर क्या होते हैं? स्टेटर मतलब मशीन का वो हिस्सा जो एक जगह रुका हुआ है। इसकी बाहरी बॉडी को योक कहते हैं, जो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनता है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, योक लैमिनेटेड नहीं होता। वेट, लैमिनेटेड नहीं होता? फिर तो इसमें आयरन लॉस बहुत ज्यादा होता होगा ना? यही तो कैच है। योक में आयरन लॉस बिल्कुल 0 होता है, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम स्थिर रहता है। वो बार बार अपनी दिशा नहीं बदलता। हाँ, अच्छा, ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है कि योक में आयरन लॉस 0 होता है। और फील्ड पोल्स का क्या रोल है स्टेटर में? फील्ड पोल्स का काम मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। इनका रेजिस्टेंस लगभग 50 ओम से 150 ओम के बीच होता है। अब उस पार्ट पर आते हैं जो एक्चुअल में घूमता है, यानी रोटर, जिसे डीसी मोटर में आर्मेचर कहते हैं। मुझे इसमें हमेशा से एक डाउट था, आर्मेचर को कास्ट आयरन का क्यों नहीं बनाया जाता? देखो, क्योंकि आर्मेचर लगातार घूम रहा है और मजबूत मैग्नेटिक लाइंस को बार बार काट रहा है। अगर आयरन का बनाया तो उसमें आयरन लॉस बहुत ज्यादा होगा। इसलिए इसे सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाते हैं। राइट, ताकि हिस्टीरियासिस लॉस कम हो सके। और पत्तियों को लैमिनेट करने से एडी करंट लॉस भी मिनिमाइज हो जाता है ना? एकदम परफेक्ट, एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल सटीक समझियो तुम। और इस आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम रखा जाता है, लगभग 1 से 2 ओम के आसपास। रेजिस्टेंस इतना कम क्यों रखते हैं इसका? ताकि इसमें से ज्यादा हैवी करंट गुजर सके और उतना ही जबरदस्त टॉर्क पैदा हो। अब आर्मेचर के अंदर की वाइंडिंग की बात करते हैं। इसमें मेनली 2 वाइंडिंग्स होती हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। इसे एक हाईवे सिस्टम से समझते हैं। हाईवे सिस्टम? वो कैसे? हाँ, लैप वाइंडिंग को एक मल्टी लेन हाईवे समझो। इसमें करंट रूपी ट्रैफिक गुजरने के लिए कई पैरेलल रास्ते होते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से इसमें पैरेलल पाथ्स, जिसे ए कहते हैं, वो पोल्स यानी पी के बराबर होते हैं। A = P। अच्छा, तो जहां पैरेलल रास्ते ज्यादा हैं, इसका मतलब इसका यूज वहां होता होगा जहां करंट ज्यादा चाहिए? बिल्कुल। हैवी ट्रैफिक यानी जहां हाई करंट और लो वोल्टेज चाहिए, वहां लैप वाइंडिंग यूज होती है। अब तुम गेस करो, वेव वाइंडिंग कहां यूज होती होगी? अगर लैप वाइंडिंग मल्टी लेन हाईवे है, तो वेव वाइंडिंग एक नैरो एक्सप्रेस लेन जैसी होगी। एग्जैक्टली। वेव वाइंडिंग में हमेशा सिर्फ 2 ही पैरेलल रास्ते होते हैं। A = 2। ये फिक्स होता है, चाहे मोटर में कितने भी पोल्स हों।
ये हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए सबसे बेस्ट है। समझ गई। वेव मतलब दो फिक्स रास्ते। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल डाउट था। मोटर इतनी तेजी से घूम रही है तो उस घूमती हुई चीज में बाहर से करंट कैसे भेजा जाता है? डायरेक्ट तारें जोड़ी तो वो उलझ कर टूट जाएंगी। बहुत सॉलिड सवाल है। यहीं पर एंट्री होती है मोटर के मैजिक पार्ट्स की, कम्यूटेटर और ब्रशेस की। पहले ब्रशेस की बात करते हैं, जो कार्बन के बने होते हैं। कार्बन ही क्यों? लोहे या तांबे की जगह कार्बन क्यों चुना गया? क्योंकि कार्बन सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। कम्यूटेटर लगातार बहुत तेजी से घूमता है। अगर हार्ड मेटल यूज किया तो कम्यूटेटर घिसकर बर्बाद हो जाएगा। कार्बन पेंसिल की तरह नरम होता है, वो खुद घिस जाता है पर मोटर बचा लेता है। आहा, दैट मेक्स सेंस। और ये जो कम्यूटेटर है जिस पर ये ब्रशेस रगड़ खा रहे हैं, वो किस चीज का बनता है? वो हार्ड ड्रॉन कॉपर यानी तांबे की पतली पट्टियों से बनता है, और इन पट्टियों के बीच शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए माइका का इंसुलेशन लगाते हैं, जिसे हम अभ्रक भी कहते हैं। हाँ, माइका करंट को लीक होने से रोकता है। और मैंने पढ़ा था कि कम्यूटेटर की सफाई CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड से करते हैं, राइट? एकदम सही। और इस पॉइंट पर मैं सभी देखने वालों को एक क्विक रिमाइंडर दे दूं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अब कम्यूटेटर का एक और मैजिक बताऊं मैं तुम्हें? हाँ, बताओ बताओ, इसमें और क्या ट्विस्ट बचा है? ट्विस्ट यह है कि कम्यूटेटर बाहर से डीसी करंट लेता है, पर आर्मेचर के अंदर जाते ही उसे एसी में बदल देता है। वेट, क्या एक डीसी मोटर के अंदर एग्जैक्टली एसी करंट चल रहा होता है? ये कैसे पॉसिबल है और क्यों? सही सुना तुमने। कम्यूटेटर एक लाइव ट्रांसलेशन डिवाइस की तरह काम करता है। देखो, अगर अंदर भी डीसी चलता तो आधी रोटेशन के बाद मैग्नेटिक फील्ड का असर उल्टा हो जाता। अच्छा, तो मतलब मोटर घूमने की जगह वहीं खड़ी खड़ी से वाइब्रेट करने लगती? बिल्कुल। टॉर्क को एक ही दिशा में बनाए रखने के लिए आर्मेचर के अंदर करंट की दिशा को लगातार बदलना इंजीनियरिंग की सख्त जरूरत है। इसलिए बाहरी डीसी को अंदर एसी में बदलना पड़ता है। ये पॉइंट सच में दिमाग हिला देने वाला था। अब एक और कोर टॉपिक पर आते हैं जिसमें से सीक्वेंटली सवाल आते हैं। बैक ईएमएफ आखिर क्या बला है? देखो, बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट पूरी तरह विरोध या ऑपोजिशन पर टिका है। तुमने फैराडे और लेंज का नियम पढ़ा है ना? हाँ, फैराडे के नियम के हिसाब से जब कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस काटता है तो उसमें वोल्टेज पैदा होती है, और लेंज कहता है कि वो नई वोल्टेज उसी शक्ति का विरोध करेगी जिसने उसे बनाया। बस यही कॉन्सेप्ट है। हमारा आर्मेचर जब घूमता है तो खुद की एक वोल्टेज पैदा कर लेता है, जो हमारी मेन सप्लाई वोल्टेज के ठीक उल्टी दिशा में धक्का मारती है। इसे ही बैक ईएमएफ कहते हैं। अच्छा, पर इसका मोटर की स्पीड और ताकत से क्या कनेक्शन है? और सुना है स्टार्टिंग के टाइम पर यह बहुत डेंजरस होता है। बहुत डेंजरस होता है। जब मोटर स्टार्ट होती है तो स्पीड 0 होती है, और क्योंकि स्पीड 0 है तो बैक ईएमएफ भी 0 होती है। मतलब करंट का विरोध करने वाला कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है उस वक्त। बहुत तेरी। तो अगर हमने अचानक से 220 वोल्ट का करंट दे दिया और आर्मेचर का रेजिस्टेंस सिर्फ 1 ओम है तो? ओम्स लॉ याद है ना? V=IR। तो 220 एम्पियर का हैवी करंट एक झटके में अंदर चला जाएगा। मोटर की वाइंडिंग पल भर में जलकर खाक हो सकती है। बाप रे! तो इस एक्सट्रीम स्टार्टिंग करंट को रोकते कैसे हैं प्रैक्टिकली? इसलिए बड़ी डीसी मोटर्स को डायरेक्टली ऑन नहीं करते। वहां स्टार्टर्स का उपयोग किया जाता है, जो करंट को कंट्रोल में रखते हैं जब तक मोटर स्पीड ना पकड़ ले और बैक ईएमएफ बन ना जाए। गॉट इट। और फॉर्मूलाज के मुताबिक मोटर की स्पीड बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना? हाँ। और फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? हाँ, परफेक्ट। एग्जाम रिवीजन काफी अच्छा चल रहा है तुम्हारा। अब इन्हीं बेसिक्स के आधार पर हम मोटर्स को 3 मुख्य टाइप्स में बांटते हैं। पहली होती है सीरीज मोटर, जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जोड़ी जाती है ना? हाँ। पर एग्जाम में पूछते हैं कि इसमें मोटे तार और कम लपेटे क्यों यूज होते हैं? इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। क्योंकि वाइंडिंग सीरीज में है तो आर्मेचर का पूरा हेवी करंट उस फील्ड वाइंडिंग से होकर गुजरेगा। अगर पतला तार लगाया तो वो तुरंत जल जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसका स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क कितना हाई होता है इसका? फुल लोड टॉर्क का लगभग 5 गुना। इसको एक बेकाबू वाइल्ड मसल कार की तरह समझो जिसमें ब्रूट फोर्स है, पर इसके साथ एक स्ट्रिक्ट वार्निंग जुड़ी है। इसे कभी भी बिना लोड के यानी नो लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों?
अगर बिना लोड स्टार्ट कर दिया तो क्या नुकसान हो जाएगा? बिना लोड के मोटर का फ्लक्स इतना कम हो जाएगा कि स्पीड लगातार बढ़ते हुए अनंत या इन्फिनिटी तक भागने की कोशिश करेगी और उस एक्सट्रीम स्पीड के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मोटर की सारी वाइंडिंग्स उखड़ जाएंगी, मोटर फट सकती है। बाप रे, मतलब इन वाइल्ड मोटर्स को वहीं लगाते होंगे जहां पे पहले से ही भारी वजन उठाना हो, जैसे ट्रेन इंजन्स या क्रेन्स में। एकदम सटीक। अब दूसरी टाइप पर आते हैं जो है शंट मोटर। इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल जोड़ी जाती है। इसमें पतले तार और ज्यादा टर्न्स होते हैं। इसे हम एक समझदार स्टेडी क्रूज कंट्रोल कार बोल सकते हैं। यानी इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती होगी और इसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है? हाँ, इसका फ्लक्स स्थिर रहता है। स्टार्टिंग टॉर्क बहुत एक्सट्रीम नहीं होता, बस फुल लोड का 1.5 गुना होता है। इसे वहां यूज करते हैं जहां स्पीड का बदलना नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे लेथ मशीन्स, ग्राइंडर्स या ड्रिल मशीन्स। और अगर चलते चलते इस पर अचानक कोई भारी लोड आ जाए तो? स्पीड को मेंटेन रखने के लिए इसमें एक हैवी फ्लाईव्हील लगा दिया जाता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर चलते हुए शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग टूट जाए तो मोटर जनरली वहीं रुक जाती है। सही है, दोनों एक्सट्रीम समझ आ गए। और तीसरी कैटेगरी कौन सी बची? तीसरा और आखिरी टाइप है कंपाउंड मोटर। ये सीरीज और शंट दोनों का हाइब्रिड मॉडल है। अच्छा, यानी इसमें सीरीज जैसी ताकत और शंट जैसी स्पीड कंट्रोल दोनों मिल जाता होगा। एकदम सही कहा। ये दोनों दुनिया का बेस्ट फीचर कंबाइन करने की कोशिश है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, क्योंकि पिछले पार्ट से लिंक जोड़ना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले डीसी मोटर के बेसिक पार्ट्स का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि ALP-CBT 02 निमी पैटर्न का अपना पूरा एनालिसिस दिमाग में फ्रेश रहे। हाँ बिल्कुल, वो रिकैप सच में बहुत हेल्पफुल होगा। राइट। तो अमेचर अपना मेन घूमने वाला पार्ट है। कम्यूटेटर करंट की दिशा पलटता है और कार्बन ब्रश उस करंट को सेफली सप्लाई तक ले जाते हैं। फील्ड कॉइल एक पावरफुल मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है और स्टेटर केसिंग अपने पूरी मशीन का एक सॉलिड बाहरी ढांचा होता है। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर तो एकदम क्लियर और सेट है दिमाग में, पर एग्जाम पेपर देखते ही ना सबसे बड़ा ब्रेन फ्रीज वहां होता है जहां कंपाउंड मोटर के सवाल आते हैं। हाँ, कंपाउंड मोटर्स में कंफ्यूजन होती है काफी। वही तो, मतलब ये क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल को लेकर इतने ट्रिकी सिनेरियोज बनते हैं कि क्लियर कॉन्सेप्ट होने के बाद भी ऑप्शंस कंफ्यूज कर देते हैं। इनको प्रैक्टिकली याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है? देखो, कंपाउंड मोटर बेसिकली 2 अलग अलग मोटर्स का एक हाइब्रिड होती है। पहला अपना क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है। अब क्यूमुलेटिव वर्ड का सीधा सा मतलब होता है इकट्ठा होना या ऐड होना। यानी इसमें वाइंडिंग्स की पावर जुड़ रही है। एग्जैक्टली। इसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड की वाइंडिंग्स ऐसी की जाती हैं कि दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स एक ही दिशा में काम करे, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो तो उनकी ताकत एक तरह से डबल हो जाती है। हाँ बिल्कुल। और इसका प्रैक्टिकल असर ये होता है कि जब मोटर पर लोड बढ़ता है तो स्पीड घटती जरूर है, शंट से ज्यादा लेकिन सीरीज से कम। पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दोनों फ्लक्स जुड़ने की वजह से इसका शुरुआती टॉर्क या स्टार्टिंग पुश बहुत पावरफुल होता है। अच्छा, यानी क्यूमुलेटिव में दोनों फील्ड्स बेसिकली दोस्त हैं जो मिलकर पुश कर रहे हैं। तो फिर डिफरेंशियल मोटर का क्या लॉजिक है? क्या वहां दोनों दुश्मन हैं जो एक दूसरे को अपोज करते हैं? सही पकड़ा एकदम। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में दोनों फील्ड्स एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और इसलिए इसका इस्तेमाल नॉर्मल जगहों पर नहीं होता, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा खतरा छिपा होता है। खतरा? अरे किस तरह का खतरा होता है इसमें? होता क्या है कि जैसे ही आप इस मोटर पर लोड बढ़ाते हो, आर्मेचर और सीरीज फील्ड का करंट बढ़ने लगता है। अब क्योंकि दोनों अपोज कर रहे हैं तो ये बढ़ा हुआ सीरीज फ्लक्स मेन शंट फ्लक्स को काटने लगता है। वेट, फ्लक्स कैंसिल आउट हो रहा है। अगर नेट फ्लक्स कम होगा तो मोटर की स्पीड तो बढ़ जाएगी ना? एग्जैक्ट रूल। लोड बढ़ने पर जहां बाकी सारी मशीन्स धीमी होती हैं, ये मोटर अचानक बहुत तेज स्पीड पकड़ लेती है। ये रनअवे कंडीशन इतनी डेंजरस हो सकती है कि मशीन खुद को तबाह कर सकती है। इसलिए इसको बिना बदलाव के स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बाप रे, ये तो सच में एक टेक्निकल नाइटमेयर है। अच्छा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक डाउट और है। अगर हमें किसी नॉर्मल मोटर की स्पीड को नॉर्मल से कम या ज्यादा करनी हो तो कौन सी विधि बेस्ट होती है? इसके 2 मेन तरीके हैं जो शंट और कंपाउंड में यूज होते हैं। पहला है आर्मेचर नियंत्रण विधि, यानी आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अगर आपको मोटर की स्पीड नॉर्मल रेटेड स्पीड से कम करनी है तो ये बेस्ट है। नॉर्मल से कम के लिए आर्मेचर कंट्रोल, गॉट इट। हाँ, और ये वहां यूज होता है जहां मशीन पर लोड हमेशा एक समान रहता है, मतलब कांस्टेंट लोड। इसमें हम आर्मेचर के रास्ते में सीरीज में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और दूसरा मेथड है फील्ड कंट्रोल मेथड।
ये नॉर्मल से ज्यादा स्पीड पाने के लिए होता होगा फिर? एकदम सही। जहां लोड बदलता रहता है वहां नॉर्मल से ज्यादा स्पीड पाने के लिए हम फील्ड फ्लक्स को वीक कर देते हैं। नॉर्मल से ज्यादा स्पीड चाहिए तो फील्ड को वीक करना पड़ता है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लग रहा? ताकत कम होने पर मोटर तेज कैसे घूम सकती है? ये बहुत ही ब्रिलियंट सवाल है और अक्सर एग्जाम में यही गलती होती है। सीन क्या है ना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता है तो मोटर का बैक ईएमएफ भी तुरंत कम हो जाता है। अच्छा, बैक ईएमएफ जो एक इंटरनल ब्रेक की तरह होता है। वही इंटरनल ब्रेक हटने से आर्मेचर अचानक मेन लाइन से बहुत ज्यादा पावर और करंट खींचने लगता है। ये नया हेवी करंट उस वीक मैग्नेटिक फील्ड को ओवर कॉम्पनसेट कर देता है और नतीजे में मोटर तेज घूमने लगती है। तो वाओ, अब पूरा लॉजिक समझ आया। बैक ईएमएफ कम होने से पावर बढ़ रही है। पर ये तो शंट और कंपाउंड की बात हुई। पीवाईक्यूज में अक्सर सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल में एक टर्म आता है, डाइवर्टर। इस पर बहुत सवाल आते हैं। हाँ, सीरीज मोटर का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है ना। उसकी स्पीड कंट्रोल के 3 मेन मेथड्स हैं। पहला है फील्ड डाइवर्टर मेथड। इसमें हम नॉर्मल से ज्यादा स्पीड पाने के लिए फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसे डाइवर्टर कहते हैं। तो करंट का कुछ हिस्सा बाईपास हो जाता है? एग्जैक्टली। करंट फील्ड से ना गुजरकर उस डाइवर्टर से बाईपास हो जाता है। फील्ड में करंट कम जाएगा तो फ्लक्स कम बनेगा और स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, और अगर नॉर्मल से कम स्पीड चाहिए तो क्या उसको आर्मेचर में लगाएंगे? बिल्कुल। उस दूसरे तरीके को आर्मेचर डाइवर्टर मेथड कहते हैं। इसमें बाईपास रास्ते को आर्मेचर के पैरेलल में लगाते हैं। स्पीड तो नॉर्मल से कम हो जाती है, लेकिन यार इसकी सबसे बड़ी हानि यह है कि इसमें विद्युत शक्ति की बहुत खपत होती है। लो एफिशिएंसी होती है इसकी। राइट, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हीट बन के वेस्ट हो रही है। तो इसका कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव है क्या? तीसरा तरीका कौन सा है? तीसरा है फील्ड टैपिंग मेथड। इसमें कोई एक्स्ट्रा डाइवर्टर रेजिस्टेंस नहीं होता। हम डायरेक्टली फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स को बदलकर स्पीड कंट्रोल करते हैं। टर्न्स कम होंगे तो फ्लक्स कम होगा और स्पीड बढ़ जाएगी। ये तो पुराने पंखों के रेगुलेटर जैसा क्लीन अप्रोच लग रहा है। पर एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा मेथड है जिसमें स्पीड नॉर्मल से कम और ज्यादा दोनों की जा सके और डायरेक्शन भी बदली जा सके? बिल्कुल है, और उस मेथड का नाम है वॉर्ड-लियोनार्ड सिस्टम। ये अपने आप में एक अल्टीमेट वोल्टेज नियंत्रण विधि है। ये मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों दिशाओं में नॉर्मल से कम और अधिक दोनों स्पीड्स दे सकती है। वाओ, एक ऑल इन वन पैकेज। पर इसमें डायरेक्शन कैसे बदलते हैं? बहुत सिंपल है, बस जनरेटर के फील्ड टर्मिनल्स को आपस में रिवर्स कर दो और काम हो गया। इसके अलावा सीरीज, पैरेलल और सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल जैसे तरीके भी होते हैं जो छोटे पंखों के लिए यूज होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वॉर्ड-लियोनार्ड सच में अल्टीमेट कंट्रोल देता है। अब इस सब के बाद मैं एक प्रैक्टिकल डाउट पर आना चाहती हूँ। हम किसी मोटर को सीधा सप्लाई से जोड़कर चालू क्यों नहीं कर देते? स्टार्टर का क्या कॉन्सेप्ट है? स्टार्टर को एक सुरक्षा कवच की तरह समझो। इसे एक ट्रेन की एनालॉजी से देखते हैं। रुकी हुई ट्रेन को धक्का देना मुश्किल होता है, पर जब वो चलने लगती है तो आसान हो जाता है। मोटर के साथ भी यही है। रुकी हुई मोटर में बैक ईएमएफ 0 होता है। यानी सप्लाई वोल्टेज को रोकने वाला कोई काउंटर फोर्स नहीं है वहां। सही बात है। अगर हम डायरेक्ट ऑन कर देंगे तो आर्मेचर अचानक लाइन से इतना मैसिव करंट खींचेगा कि मोटर की वाइंडिंग्स जल जाएंगी। स्टार्टर इसी करंट को रोकता है, शुरू में एक रेजिस्टेंस डालकर। अच्छा, और जैसे ही मोटर स्पीड पकड़ती है और बैक ईएमएफ बन जाता है तब रेजिस्टेंस हटा लिया जाता है। एकदम सही। जैसे ही बैक ईएमएफ आ गया, स्टार्टर का रेजिस्टेंस हटा लेते हैं। स्टार्टर्स 3 प्रकार के होते हैं। 2 पॉइंट जो सिर्फ सीरीज मोटर के लिए होता है, और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर जो शंट और कंपाउंड मोटर्स के लिए होते हैं। स्टार्टर लाना पड़ा। दोनों एक ही मोटर के लिए है ना? ये बहुत क्रूशियल टेक्निकल पॉइंट है। 3 पॉइंट स्टार्टर की एक बड़ी लिमिटेशन थी उसकी नो वोल्ट कॉइल यानी एनवीसी। 3 पॉइंट में ये एनवीसी शंट फील्ड के साथ सीरीज में जुड़ी होती थी। ओके, तो उससे प्रॉब्लम क्या आती थी? याद करो, हमने फील्ड कंट्रोल मेथड पढ़ा था। स्पीड बढ़ाने के लिए फील्ड करंट कम करना पड़ता है। अब चूंकि एनवीसी और फील्ड एक ही लाइन में है, जब फील्ड करंट कम होगा तो एनवीसी का करंट भी कम हो जाएगा। ओ, और करंट कम होने से एनवीसी का मैग्नेटिक फोर्स वीक हो जाता होगा। एग्जैक्टली। एनवीसी हैंडल को छोड़ देती थी और स्टार्टर समझता था फॉल्ट आ गया है और मोटर बंद हो जाती थी। मतलब आप स्पीड बढ़ाने गए और मोटर ही बंद हो गई। 4 पॉइंट स्टार्टर में इसको सुधारा गया। 4 पॉइंट में एनवीसी को अलग कर दिया होगा। हाँ, एनवीसी को शंट फील्ड से हटाकर सीधे एक नए चौथे पॉइंट के थ्रू मेन सप्लाई से जोड़ दिया गया।
अब आप फील्ड करंट कितना भी बढ़ाएं, स्टार्टर ट्रिप नहीं होता। वाओ, दैट मेक्स सेंस। अब देखो, मोटर सेफली चल रही है, स्पीड कंट्रोल भी हो रही है, पर लॉसेस यानी जो ऊर्जा बर्बाद होती है उन पर काफी एग्जाम वेटेज होता है। उनके टाइप्स और फॉर्मूलास क्या हैं? मैं दो कैटेगरीज हैं लॉसेस की। पहली है ताम्र क्षति यानी कॉपर लॉस। इसका फॉर्मूला है I²R। ये आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग और ब्रश कॉन्टैक्ट्स में होती है। और क्योंकि इसमें करंट का स्क्वायर है तो ये लोड के हिसाब से बदलती होगी। बिल्कुल, इसीलिए इसे अस्थिर क्षति या वेरिएबल लॉस कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है कांस्टेंट लॉसेस यानी नियत क्षति। इसमें आती है लौह क्षति और यांत्रिक क्षति। लौह क्षति में शायद हिस्टेरेसिस और एडी करंट आते हैं ना? हाँ, हिस्टेरेसिस को कम करने के लिए हम आयरन की जगह सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, और एडी करंट यानी भंवर धारा को कम करने के लिए हम लैमिनेटेड कोर बनाते हैं। यांत्रिक क्षति तो बस हवा और बेरिंग का फ्रिक्शन होती है। सिलिकॉन स्टील और लैमिनेटेड कोर तो हर दूसरे पेपर में दिखते हैं। अच्छा, इन सब क्षतियों के बाद दक्षता यानी एफिशिएंसी के टाइप्स बता दो, और उसकी मैक्सिमम शर्त क्या है? 3 टाइप्स हैं एफिशिएंसी के। यांत्रिक दक्षता जो आउटपुट मैकेनिकल बाय उत्पन्न मैकेनिकल है, वैद्युतिक दक्षता जो उत्पन्न मैकेनिकल बाय इनपुट इलेक्ट्रिकल है, और प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली व्यावसायिक दक्षता यानी आउटपुट मैकेनिकल बाय इनपुट इलेक्ट्रिकल। और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम एफिशिएंसी की शर्त। अधिकतम दक्षता की एक ही गोल्डन शर्त है कि अस्थिर क्षति और नियत क्षति बराबर होनी चाहिए। वेरिएबल लॉस इक्वल्स कांस्टेंट लॉस। और वैसे नॉर्मल लोड पर मोटर को बिना मेंटेनेंस के रखा जाए तो एफिशिएंसी 50% से भी कम आती है। अच्छा, लॉसेस बराबर होने चाहिए। अब अगर हमें मोटर की एफिशिएंसी प्रैक्टिकली निकालनी हो बिना ज्यादा बिजली वेस्ट किए तो क्या ऑप्शन है? उसके लिए हम करते हैं स्विनबर्न टेस्ट। ये एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टेस्ट है, और इसकी खासियत यह है कि ये एक नो लोड टेस्ट है। नो लोड यानी मोटर पर कोई वेट नहीं होता। हाँ, मोटर फ्री घूमती है, इसलिए बहुत कम बिजली खर्च होती है। और इस टेस्ट से हम किसी भी लोड पर एफिशिएंसी पहले ही निकाल सकते हैं, पर यह सिर्फ शंट और कंपाउंड मोटर्स में ही होता है। अरे हाँ, सीरीज मोटर को तो नो लोड पर चलाएंगे तो वो रनअवे कंडीशन में चली जाएगी ना? एकदम सही कैच किया तुमने। सीरीज मोटर में नो लोड टेस्ट खतरनाक होता है। पर अगर मुझे फुल लोड टेस्ट ही करना हो सेटिस्फैक्शन के लिए, तब कौन सा टेस्ट करेंगे? तब होता है हॉपकिंसन्स टेस्ट। इसमें 2 एक जैसी आइडेंटिकल मशीन्स चाहिए, एक मोटर और एक जनरेटर की तरह। ये दोनों मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली जुड़ी होती हैं। तो जनरेटर की बनाई हुई इलेक्ट्रिसिटी वापस मोटर को मिलती है। एग्जैक्टली, एनर्जी सिस्टम में ही रिसाइकल होती रहती है। इसीलिए इसे बैक टू बैक, रीजेनरेटिव और हीट शंट टेस्ट भी कहते हैं। ये सच में स्मार्ट टेस्टिंग है। अब जाते जाते एक क्विक सिलेक्टर गाइड दे दो एग्जाम मैचिंग्स के लिए। कौन सी मोटर कहाँ लगती है? तेजी से नोट करो। शंट मोटर वहां लगती है जहां स्थिर गति चाहिए, जैसे लेथ मशीन, फैन, वाटर पंप और प्रिंटिंग प्रेस। और सीरीज मोटर जिसमें शुरुआती टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, वो यूज होती है हेवी स्टार्टिंग लोड्स के लिए, जैसे लिफ्ट, क्रेन, हॉइस्ट और ट्रेन्स में यानी ट्रैक्शन वर्क में। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर्स अचानक आने वाले झटके सहती हैं, राइट? बिल्कुल, इसलिए उनका यूज शेयरिंग मशीन, पंचिंग मशीन, कंप्रेसर और एलिवेटर्स में होता है। और आखिर में डिफरेंशियल कंपाउंड, जिसकी स्पीड डेंजर लेवल पर जा सकती है। हाँ, इसलिए इसे डायरेक्ट लोड के लिए नहीं बल्कि बैटरी चार्जिंग सेट्स और बूस्टर के रूप में यूज करते हैं। परफेक्ट। ये सिलेक्टर गाइड तो पक्का एग्जाम में 2 मार्क्स दिला देगी। सब कुछ लॉजिकली लिंक हो गया। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। डेली रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, PYQ लगाइए। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, लाइक, सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फोकस रहिए और सिलेक्शन के लिए मेहनत करते रहिए।